बैटर वेव की एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दी नहीं? बैटर वेव की एक्सरसाइज चलो आज से कर देना, फिर डिस्कस करेंगे। चलो जी, कहां तक? ये लीजिए बेटा। तो देखो, पिछली क्लास में जहां तक पढ़ा था, अब आज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। और करना क्या है, हमें मालूम पड़ गया कि अगर हम पार्टिकल लेते हैं तो पार्टिकल के लिए एच अपॉन एम वी या एच अपॉन अंडर रूट 2 ME ये फॉर्मूला यूज करना है। मगर ठीक है, कर लेंगे। अब ये पार्टिकल हमारे पास में चार्ज्ड भी हो सकता था और ये अनचार्ज्ड। ठीक है, तो अपन चार्ज पे बात कर रहे थे। जब चार्ज पे बात कर रहे थे तो चार्ज्ड पार्टिकल को आपको मूव कराना था। तो मूव कराने के लिए यू रिक्वायर पोटेंशियल डिफरेंस। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आया, आपके पास में चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, अनचार्ज पार्टिकल के लिए बेटा टेम्परेचर आएगा, जिसके कारण इसके पास में काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये भी पढ़ना है आज और ये भी पढ़ना है। तो पिछली क्लास में कुछ सवाल कर रहे थे कि अगर चार्ज पार्टिकल है, उसका वोल्टेज दे रखा है, तो एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी दे रखी है तो वोल्टेज कितना होगा। ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी है, जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था, तो कैसे क्या क्या होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम के सवाल उठाते हैं। पेपर में क्या सवाल आया चार्ज पार्टिकल को लेकर, तो 2-3 वैरायटी के सवाल आए एग्जाम में। एक सवाल ये था कि आपने जैसे पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन और अल्फा पार्टिकल को कंपेयर किया। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में अपन ने चर्चा भी की थी कि एग्जाम में आ गया कि अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ किसी एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे तुलना करवा ली। ठीक है, पर आईआईटी ने एक सवाल बोला। उसने कहा कि अगर अपन एक चार्ज पार्टिकल के साथ साथ फोटोन ले लें। हमने कहा जी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है। वो बोलता है ले तो लें, पर ये दोनों सेम नहीं है क्या? नहीं है। ये होगा तो इसकी एनर्जी और लैम्डा के बीच में ये रिलेशन है, ये होगा तो इसकी एनर्जी और लैम्डा के बीच में ये रिलेशन है। ठीक है, तो हमने कहा जी क्या दिक्कत है, जब जो इस्तेमाल होगा अपन कर लेंगे। तो उसने क्या किया, उसने कहा काम करो, कंपेयर करो दो चीजों को। ध्यान देना कि पार्टिकल के पास में वेवलेंथ है, हमने कहा हाँ, फोटोन के पास में वेवलेंथ है, पार्टिकल के पास में भी एनर्जी है, फोटोन के पास में भी क्या है, एनर्जी। बाकी क्वांटिटीज देखो कांस्टेंट है, एच सी कॉन्स्टेंट है, एच और टू कॉन्स्टेंट है, और जो पार्टिकल होगा उसका स्पेसिफिक कहीं ना कहीं उस समय मास होगा। ठीक है, तो आईआईटी ने और एआईबीएमटी ने एक सवाल बना दिया। दोनों में से एक बार एक ने क्या किया, वेवलेंथ सेम दे दी। ठीक है, और इनकी एनर्जी कंपेयर करा ली, किसकी बड़ी है किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, और एक बारी एक पर्टिकुलर एनर्जी दे दी दोनों की। ठीक है, और वेवलेंथ कंपेयर करा ली किसकी बड़ी है। सिंपल सा केस है। ठीक है, पर एग्जाम में आ गया। अब क्योंकि एग्जाम में आ गया तो कर लेते। तो आज की क्लास की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। लिख लीजिए, लिख लीजिए, लेट द काइनेटिक एनर्जी, लेट द काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट में ई लिख लेना। ठीक है, ऑफ अ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन is same as the energy of a photon, is same as the energy of a photon. ठीक है, प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी और फोटोन की एनर्जी सेम है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लैम्डा डीवी, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लैम्डा डीवी प्रोपोर्शनल टू, है ना। बस इतना सा काम करना है, ये किसके प्रोपोर्शनल है ये पता लगाना है। 4 ऑप्शन दे रखे थे, एक था 1, एक था ई, एक था रूट ई, और एक था 1/e⁻³ ये सवाल एक जमाने में आईआईटी द्वारा पूछा गया था। ठीक है, आप सोचो एनर्जी सेम दे दी और वेवलेंथ का रेशो पूछा है, या वेवलेंथ कंपेयर कराइए। ठीक है, कितना, रूट ई, क्योंकि अगर हकीकत में देखें तो अभी तक तो पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमको मालूम है कि पार्टिकल की वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है। हमको मालूम है फोटोन की वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशन है। ठीक है, क्या है बताओ, कि अगर ये प्रोटॉन है तो क्या होगा, h/√2mE, और यहां पर क्योंकि फोटोन है तो hc/e। दोनों को अगर रेशो लेंगे तो यह आ गया h/√2mE और h/, ठीक है, या hc/e, तो ये 1/c इंटू e/2m। ठीक है, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √e। सिंपल है। ठीक है, इनफैक्ट अगर देखो तो सिंपलेस्ट है, क्योंकि आपके पास में ये तो सोचो
जरा सोच के देखो, कोई और फॉर्मूले हैं जिसमें एनर्जी और लैम्डा के बीच में कंपैरिजन आ रहा है? तो अब मैं आपको वही बोल रहा हूँ बार बार कि आईआईटी जैसे एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूले आ रहे हैं, डायरेक्ट सवाल आ रहे हैं, समझने की कोशिश करो। तो जेई मेन कुछ ब्लंडर मिस्टेक्स करने वाला नहीं है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन लंबी हो जाती है, 30 सवाल में से 1-2 सवाल तो गंदे देगा वो, सारे थोड़ी करके आना है। क्लियर है? चलिए एक और सवाल करते हैं। ठीक है, आप नोट कर लें इसको, अगर ये आगे आपको क्लिक कर गया, सेम तरीका अब उल्टा दे देगा वो। अब वो वेवलेंथ कंपेयर कर देगा। ठीक है, अभी एनर्जी सेम देती थी, अब वेवलेंथ सेम दे देगा, एनर्जी कंपेयर करा लेगा। इजी है, तो लिख लेते हैं। लेट an electron is moving let an electron is moving with velocity v. Let an electron is moving with velocity v and its lambda dv is same as lambda db of photon. Its wavelength माने lambda db is same as that of photon. मैंने दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है? सेम है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज एंड कंपेयर देम। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज एंड कंपेयर देम। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एनर्जीज एंड कंपेयर देम। सोचो आपके पास कोई नए फॉर्मूले हैं क्या? कुछ भी ना है आपके पास। ठीक है, ये एएफएमटी ने पूछ लिया। मैंने अपन कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास में हर तरह से, ठीक है, जो भी वैरायटीज पॉसिबली बन चुकी हैं या फिर संभावनाएं हैं, अपन कर ले। ठीक है, अपन इसको कर ले। सोचो, आराम से सोचो, क्या जब वेवलेंथ सेम है तो एनर्जी सेम होगी क्या दोनों की? फोटोन की एनर्जी ज्यादा होगी। क्या रेशियो होगा? मतलब इस सवाल का ये हाल है कि आप इसका रेशियो रट लें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि कई सवालों में डायरेक्ट, मतलब जब एग्जाम में आ गया तो फिर कई सवालों में, किताबों में स्पेशली, एग्जाम में नहीं किताबों में, इनका रेशियो पूछ लिया जाने लग गया, पूछने लग गए। ठीक है, तो जरा सोचो, करो। आ गया? क्या होगा ए बी सी में से? बी होगा? सी होगा? क्या आप लोगों में से कोई इनके अंडर रूट में अटक गया? कई लोग अटक जाएंगे अभी, रूट में अटक जाएंगे अभी कई लोग। आजा बेटा आजा, है ना? अब अंडर रूट में अटकेंगे, कई लोग अटकेंगे। अटक गए? नहीं अटके? क्या आंसर आ रहा है? रेशो कितना आ रहा है? एमसी स्क्वायर रूट में आया, फिर क्या आ रहा है? 1/, फर्स्ट वाला है, थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है। बहुत टाइम हो गया, मत करो। क्या दे रखा है? हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन का मास मालूम है, वेलोसिटी उसने दी है, ये जो होगा वो कह रहा है कि यही वेवलेंथ किसकी है? फोटोन की। क्लियर है? अब कंपेयर क्या कर रहा है? इनकी एनर्जीज। तो इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है और फोटोन लाइट का पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो डी ब्रोगली बोलता है कि पार्टिकल को चलाओ, नहीं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम बी स्क्वायर। और फोटोन क्या है? फोटोन इज अ लाइट पार्टिकल, तो उसके लिए क्या होगा? एच सी बाय लैम्डा फोटोन। क्या लैम्डा फोटोन ऊपर चला जाएगा? तो एम बी, और ये रहा एच सी और ये लैम्डा फोटोन। लैम्डा फोटोन दे रखा है, पटक देते हैं, तो एम ई बी स्क्वायर अपॉन एच सी, और यहां पर कितना जाएगा? एच अपॉन एम इंटू वी। ठीक है, एच से एच कट गया, एम से एम कट गया, वी से वी कट गया। ठीक है, ये रेशियो कितनों का आ गया? सवाल में स्टार्टिंग में ही दे रखा है कि एन इलेक्ट्रॉन, लेट एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी वी, स्टार्टिंग में गिवन। क्लियर है? अब मुझे सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ कि क्या कोई भी पार्टिकल स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रॉन का और फोटोन की जो एनर्जी का रेशियो है, ठीक है, वो क्या आएगा? हमेशा लेस देन 1। ठीक है, अब क्योंकि ये लेस देन 1 आएगा तो ये क्या आएगा? फोटोन की एनर्जी हमेशा इलेक्ट्रॉन से ज्यादा आएगी। आया ना? ठीक है, आप उस फॉर्मूले पे जा रहे होंगे, आपको एक बार स्क्वायर में फंसा होगा मामला, एक बार अंडर रूट में फंसा होगा मामला, हो रहा है, अच्छी बात है। पर आप फंस क्यों रहे हो? फंस इसलिए रहे हो क्योंकि आप लोगों ने ये तो इस्तेमाल ही नहीं किया, एमईवी, ये तो इस्तेमाल ही नहीं किया एमईवी। अगर ये मैं ये ले लूं, वेलोसिटी का यूज भी तो करो। ठीक है, समझ आई बात? पक्का? चलिए, दोनों एग्जाम में सवाल आ गए कंपैरेटिव। हमने कहा ठीक है साहब, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, और अगले पार्टिकल पे बात करते हैं। अगला पार्टिकल कौन सा होगा?
नॉन या अनचार्ज पार्टिकल। तो अब क्या करना है, हमारा अगला सेक्शन चलेगा अनचार्ज पार्टिकल पे। पर संकट ये नहीं है कि अनचार्ज पार्टिकल पे चलेगा, संकट कुछ और आया कि आईआईटी ने, जेई ने, ठीक है, सवाल अभी भी चार्ज पार्टिकल पे ही पूछे कई बार। हमने कहा कैसे सवाल, फिर बुद्धि लगाते हैं। जरा सोचो, वहां पर मैंने लैम्डा लिखा था एक क्लास पहले, और मैंने बताया था कि आप जो सोच सकते हैं उस पर सवाल बनेगा। तो वही बात हुई कि एग्जाम में सवाल आया, आपने बोला कि आपके पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों का मास सेम, चार्ज सेम, दोनों को अगर मैंने सेम स्पीड से रवाना करूं, ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि इनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी भाई, एच अपॉन एम भी क्लियर है, वेवलेंथ एक नंबर है, डायरेक्शन से कोई लेने देना है ही नहीं। ये फेंका, ठीक है, पर इसको फेंका इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इसको फेंका मैग्नेटिक फील्ड में, क्लियर है। तो जब ये बाहर निकलेंगे, तो अभी तो इनके पास कुछ वेवलेंथ है डी ब्रोगली, जब ये बाहर निकलेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेंगे और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेंगे, तो क्या इनकी स्पीड में, इनकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ ना कुछ फर्क आएगा? आएगा ही सही, ठीक है। तो आईआईटी में और जेई में दोनों में सवाल इन्हीं पे आ गए कि कभी मैग्नेटिक फील्ड पे आ गया, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ गया। तो 2-2 मिनट के सवाल बन रहे हैं, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ कि एग्जाम में आए हुए वैरायटी आपने वो भी पढ़ ली, तो आपके दिमाग के ढक्कन खुल जाएंगे कि किस लेवल पे सवाल फंस रहे हैं, ठीक है। तो अगला सवाल करके देखते हैं, ठीक है। और अगले सवाल को करने से पहले यहाँ लिख लीजिए, चार्ज इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एग्जाम्पल लिखेंगे चार्ज इनसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर लिख लेते हैं सवाल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ चुके हो, ठीक है, चार्ज आप पढ़ चुके हो, सब आपको मालूम है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट सवाल बोल रहा हूं, लिखिए, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, रेस्ट में भाई साहब, एन इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, सडनली, कॉमा लगाइए, लिख लीजिए, सडनली एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, सडनली एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, सडनली एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, ठीक है। फाइंड, फाइंड, पहला पार्ट लिखिए, इट्स एक्सेलरेशन, इट्स एक्सेलरेशन, सेकंड पार्ट में लिखिए इट्स वेलोसिटी, सेकंड पार्ट में लिखिए इट्स वेलोसिटी, लिख लिया। थर्ड में लिखिए लैम्डा डीवी, ठीक है। फोर्थ में लिखिए ग्राफ बिटवीन लैम्डा डीवी एंड टाइम, ग्राफ बिटवीन लैम्डा डीवी एंड टाइम, और अगला लिख लीजिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लैम्डा डीवी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लैम्डा डीवी, ठीक है। ये 3-4 सवाल हैं, ठीक है, फटाफट से करिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन कर दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है एग्जाम में, ठीक है, ई, क्लियर है, फटाफट से करें। एक मास m का और चार्ज e का इलेक्ट्रॉन कहीं रेस्ट पे है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जैसे आपने स्विच ऑन किया क्या होने वाला है, सोच के देख क्या होने वाला है, कैसे फोर्स लगेगा, किस दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, ठीक है, क्योंकि विपरीत दिशा में इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो चाहे फोर्स हो चाहे वेलोसिटी हो, सब आ जाएगी, ठीक है। सर कोई सवाल है, मैं क्या कर सकता हूँ, सवाल है तो है, अगर आपको लगता है कि ये सवाल घटिया है तो आप तुरंत, ठीक है, आज रात की ट्रेन पकड़ लीजिए दिल्ली की, और वहां पर, ठीक है, सीबीएसई के ऑफिस में चले जाइए, वहां के डायरेक्टर से अपॉइंटमेंट ले लीजिए, और उसके माथे आके बोल दीजिए क्या बदतमीजी है ये, है हम हाई लेवल बच्चे हैं और आप इसे घटिया सवाल दे रहे हैं, फिर वो बोलेगा ठीक है काम करो बैठो, हम ओलंपियाड के सवाल दे देते हैं सारे, ठीक है। तो आप फिर बोल देना नहीं ठीक है इट्स ओके, हम ओके सवाल फर्जी है, ठीक है। इसमें फोर्स का लगेगा पीछे, कितना लगेगा, एम ए इक्वल टू ई इंटू ई, तो पहला एक्सेलरेशन कितना आएगा, ई ई बाई एम, फर्जी है भाई, ठीक है। वेलोसिटी कितनी आएगी, यू प्लस ए टी, तो 0 प्लस ई ई बाई एम टाइम्स टी, क्लियर है, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी आएगी, एच अपॉन एम वी, एम से एम कट जाएगा तो एच अपॉन ई ई और टी, ठीक है, और फिर वेलोसिटी, ठीक है, रखते ही आपके पास में लैम्डा जो है वो टाइम का फंक्शन आ गया,
है कि नहीं? तो कैसा फॉर्मूला आएगा लैम्डा और टाइम के बीच में? कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कांस्टेंट कैसे आएगा? इनवर्सली है ना, भूल गया तू? चलो यहां तक सब पहुंच गए, फर्जी है, ठीक है। चलो अगला वाला क्या है, ठीक है। अब रेट ऑफ चेंज निकालना है, कितना आएगा भाई? अगर कोई चीज किसी के फंक्शन के साथ में बदल रही है, इसका मतलब उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। तो लैम्डा डीबी जो आया, जो आ गया आपके पास में एच अपॉन ई ई और टी, तो लैम्डा डीबी इज फंक्शन ऑफ, ठीक है, टाइम। तो इसको अपन क्या करेंगे, लैम्डा डीबी का रेट ऑफ चेंज कितना आ जाएगा, माइनस एच ई ई और टी स्क्वायर, सबका ये आ गया, फर्जी है, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, बहुत साल पहले सेम सवाल आईआईटी ने पूछा, उसने ये निकलवा लिया, क्लियर है। अभी 4-5 साल पहले, ठीक है, यही सवाल जेई ने पूछा, उसने ये निकलवा लिया, क्लियर है, समझ में आएगी बात, ठीक है। तो माने हो क्या गया, आईआईटी ने यहां तक पूछा, उसी सवाल को यहीं तक जेई ने पूछ लिया, कर लेंगे इतना। तो आपको करवाना क्या है, करवाना ये है कि आपको उससे प्रैक्टिस कर लीजिए कि क्या क्या आ रखा है और क्या क्या आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं कि चार्ज इनसाइड एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म ले लीजिए, ज्यादा अच्छा है क्योंकि सारे सवाल यूनिफॉर्म पे आए हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर एक किताब में सवाल आ गया, उसने कहा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में पटकते हो आप, किसमें पटकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताओ जरा इलेक्ट्रिक फील्ड में लैम्डा माने डी ब्रोगली वेवलेंथ पार्टिकल की चार्ज की, वो चेंज हो गया कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल है, ठीक है। हमने कहा ये वेरिएबल है, देख लो ध्यान से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएबल रहती है। मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं, जरा सोचो एक एग्जांपल के साथ में देखें मैग्नेटिक फील्ड में भी, ठीक है। चलो यहां पर मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड आमतौर पर अंदर ही ले लेते हैं, तो अपन भी क्या करेंगे, अंदर ही ले ली। अगर एक चार्ज पार्टिकल ले लिया आपने, चार्ज क्यू, मास एम, ठीक है, और वेलोसिटी वी, रवाना हुआ, क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन या कर्व, कर्व लेगा, सर्कुलर, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये सर्कुलर ले लिया, आर रेडियस हो गया, और यहां पर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है या वेलोसिटी, स्पीड कांस्टेंट रहती है। हमने कहा बिल्कुल सही, जब स्पीड कांस्टेंट है हर जगह, ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं कि इट फॉलोस, ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो यहां पर इसकी स्पीड क्या रहेगी, कांस्टेंट या वेरिएबल, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पर वेलोसिटी वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, एच अपॉन अंडर रूट 2m के, तो सोचो एच कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है और के कांस्टेंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, बोलो, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ कांस्टेंट रहेगी, वेरिएबल कांस्टेंट, पर इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरिएबल रहेगी, समझ आगे बात, ठीक है। मन में विचार आ सकता है, नो डाउट सर, वो एच अपॉन एम वी, सर यहां पर तो वेलोसिटी किसने कह दिया, ये नंबर है, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो वी टेक मैग्नीट्यूड, अंडरस्टूड है, क्लियर है, ठीक है। ये घटिया सी चीज जो आई, इसी पे क्या हुआ, जई ने एक सवाल पूछ लिया, उसने कहा कि भाई साहब एक चीज बताओ कि अगर मैं आपको किसी समय रेडियस दे दूं, हमको दे दे, चार्ज दे दूं, दे दे, मास दे दूं, दे दे, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, हमने कहा तूने क्या दिया, मास दिया, चार्ज दिया और रेडियस, हमने कहा निकाल ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, ये है, तूने वेलोसिटी तो दी नहीं, बोला नहीं दूंगा, बिल्कुल। तो आप मुझे सोच के बताइए क्या लगाऊं इसमें, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए थी, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स थी कितनी, क्यू वी बी, जो किसके बराबर लिखूंगा, एम वी स्क्वायर बाई आर, बी से वी उड़ गया, तो एम इंटू वी, यही तो पी है, और जो कितना आ गया, क्यू आर बी, जहां मोमेंटम, वहां पर अपन वैल्यूज लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट आ गया क्यू आर बी, और इस पे जेई ने सवाल पूछ लिया, ठीक है, जेई ने डायरेक्टली सवाल पूछ डाला, ठीक है। नोट कर लें इसको, क्योंकि टाइमली याद ही नहीं आता फॉर्मूला, सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस सवाल की, ठीक है। कई विद्यार्थियों को पूछ रखा है, जब अपन शीट सॉल्व करते हैं तो मालूम पड़ रहा है इस सवाल पे हाथ खड़ा हो जाता है, ठीक है, क्यों, उस बच्चे को याद ही नहीं आता कि अच्छा ऐसा भी कोई रिलेशन, ठीक है, कर लेंगे, ठीक है। तो मैं सवाल आपको टिक करा देता हूँ शीट में से, ठीक है, एक्सरसाइज 2 का सवाल है ये, ठीक है।
एक्सरसाइज 2 का सवाल है, सवाल नंबर 10 है एक्सरसाइज 2 में, सवाल नंबर 10। ठीक है, अभी नहीं, आराम से जब करें तो कर लेना। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, एक्सरसाइज 2 में सवाल नंबर 10। ठीक है, करके देख लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला डालना है। क्लियर है? तो ये सब क्या है? ये सब हमारे पास में वो जानकारियां हैं कि आपने अगर चार्ज पार्टिकल को लिया तो अभी तक इन चार्ज पार्टिकल्स को लेके किन वैरायटीज के सवाल आए हुए हैं सर? और भी आए हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल आए हुए हैं भाई। पर प्रॉब्लम फिर वही आके अटक जाती है। ठीक है, कि कितने करेंगे, क्योंकि ये तो एंडलेस है। ठीक है, ये तो एंडलेस है। तू थोड़ा सोच बेटा। ठीक है, कि अगर यहां पर अगर हम ध्यान दें, जैसे यही है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, सब सत्यानाश हो जाएगा। देख लो, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएबल है, सब गड़बड़ हो जाएगी। ये कब की है? यूनिफॉर्म। ये कब की है? यूनिफॉर्म। अगर उसने मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टेंस का, टाइम का, किसी का फंक्शन दे दिया तो चेंज करवा देगा वो। क्लियर है? तो रटना नहीं है चीजें, ध्यान देना कि हमसे सवाल कभी भी किस लेवल पे पूछा जा सकता है, माने एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं, कर लेंगे इतना। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल को लेके हमारे पास में भाई दो बातें, एक तो इनके खूब सारे सवाल आ चुके हैं, दूसरा ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि चार्ज पार्टिकल, वो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, ठीक है, दे शोस ड्युअलिटी, दे शोस ड्युअलिटी। पर व्हाट अबाउट न्यूट्रल पार्टिकल्स? जैसे न्यूट्रॉन है, गैस है, एटम्स हैं। ठीक है, तो इनको भी तो यूज करना है। ठीक है, तो फटाफट से इनको भी 5 मिनट बात कर लें। बहुत छोटी सी थ्योरी है इसकी, तो कभी सवाल ही नहीं आया, एक बार सवाल आया, लैम्डा डीबी फॉर अनचार्ज्ड पार्टिकल। ठीक है, इसको पॉइंट नंबर बी बोलेंगे क्योंकि चार्ज पार्टिकल को अपन ने ए बोल के चले थे। ठीक है, तो हेडिंग डाल मस्त। इतनी ठंड हो रही है, हाथ थोड़ा गर्म रखने दो, है ना, कोई बात नहीं बेटा। तो अनचार्ज पार्टिकल के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? एक बार या दो बार सवाल आया हुआ है मैक्सिमम अनचार्ज पार्टिकल पे, ज्यादा नहीं आया है, इसलिए मस्त रहिए। मुझको तो ये बताइए, अनचार्ज पार्टिकल को चलाना है कि रुक के रखना है? चलाना है। जब चलाना है तो अनचार्ज पार्टिकल को, कौन है अनचार्ज पार्टिकल? आसपास का एटम या मॉलिक्यूल। अब इसको कैसे चलाएगा? लाद देके, टेम्परेचर बढ़ा के, है ना? जैसे एटम या मॉलिक्यूल को तूने टेम्परेचर बढ़ाया, यहां पर एक चैप्टर काम आ गया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, घुसना पड़ेगा इसके अंदर। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में अगर तुमने टेम्परेचर बढ़ा रखा है तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन जो होती है उसका नाम क्या है? थर्मल काइनेटिक एनर्जी। कितना कितना? 3/2 आरटी या केटी? आरटी या केटी? केटी। चलो देखते हैं। देखिए, हेडिंग डाल लिया, एक लाइन लिखी, एक लाइन लिखी, ये हटा दूं? ठीक है, चलिए एक लाइन लिखिए जब तक मैं आपके लिए, ठीक है, यहां पर पूरा मैदान, ठीक है, साफ करवा दूं यहां पर। ठीक है, फिर खेलेंगे इस पे। लिख लीजिए, a particle at temperature T is having a particle at temperature T is having a particle at temperature T is having thermal kinetic energy as is having thermal kinetic energy as लिखेंगे बेटा 3/2 kT। ठीक है, लिख लेंगे 3/2 kT। ठीक है, जहां T क्या है? ठीक है, हमने कहा जी T टेम्परेचर है, किसमें? केल्विन में। ठीक है, K क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वैल्यू बोलो 1.38 10⁻⁻23 जूल प्रति केल्विन। सर क्या करना है? रट लेनी है, ऐसे थोड़ी, रटे हुए होने चाहिए कांस्टेंट्स। ठीक है, पक्का? अब ये पार्टिकल को चलाया तुमने या फिर फोटोन को? बोलो फटाफट। पार्टिकल को। तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या आना चाहिए? h/√2m के, ये आना चाहिए या फिर h/λ? ये आना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट लिख लेते हैं। तो 2m और साथ में 3/2 kT, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया? h/√3m kT। कर लेंगे पक्का? पॉइंट नंबर ए। तो आपको वहां फॉर्मूला तो आ गया, मजा आ गया आपको। ठीक है, फॉर्मूला तो आ गया आपके पास में और बहुत मजा आ गया, मजा आ गया, सब मजा आ गया। ठीक है, पर सवाल उठता है, पहला पहला सवाल उठता है कि भाई कई विद्यार्थियों ने फॉर्मूला जो बोला था वो लिया था 3/2 RT। ठीक है, तो क्या ये गलत है क्या? ये सही है, और वो गलत है क्या? वो भी सही है, तो वो क्यों लिया? हाँ, ठीक है, एक्चुअली है क्या, जब आप केमिस्ट्री में या केटीजी में बात करते हो, ठीक है, तो आप होलसेल में बात करते हो। ठीक है, ये जो आपके पास में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूज होता है, ये मोल के अनुसार होता है, एनआरटी लेते हैं बेसिकली, याद आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास में हमें एनआरटी से मतलब ही नहीं है, हमें तो एक पार्टिकल से मतलब। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक मोल में कितने पार्टिकल है, एवोगैड्रो नंबर। तो एवोगैड्रो नंबर के लिए कितनी आ गई काइनेटिक एनर्जी? ठीक है, तो एक के लिए कितनी आ गई? 3/2 R/Na। ठीक है, और R/Na ही तो क्या है? के है। कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये लिखना अपने पास में बेवकूफी है कि हमको मालूम है भाई कि हमें पार्टिकल पे बात करनी है, हमें समूह पे बात नहीं करनी, हम ग्रुप पे बात नहीं कर रहे। क्लियर है? बढ़े आगे, चलिए मुद्दे की बात। ठीक है, मुद्दे की बात जो काम की है, जिसमें सवाल बनता है, और वो ये है कि आप जब गैस के पार्टिकल को ले रहे हो तो गैस तो विभिन्न प्रकार की होती है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक्स, है कि नहीं है? अच्छा, और डिफरेंट टेम्परेचर पे इनके पास में डिफरेंट वैरायटी ऑफ मोशंस होते हैं, जिसको आप कैसे लिखते हो? ठीक है, F/2 kT, जहां F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद आ गया? ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में तीन भी हो सकती है,
5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। सर हमने जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, रट लो, जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, अभी कौन सा अपन को पढ़ना है? ठीक है, अभी हमको थोड़ी नहीं पढ़ना है, अभी तो हमें वो बोल रहा है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो डीप लॉजिक के नजरिए से पढ़िए। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी सवाल में उसने एनर्जी दे रखी है 5/2 kT, कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 5/2 kT। तो यहां पर मेरे को 5/2 kT लेना है कि नहीं लेना है? तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां फॉर्मूला क्या बनेगा? h अपन अंडरूट 5m kT, यही आएगा ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम याद आ गया? ठीक है, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास में 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है और 7 भी हो सकती है। सर हमने जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं, रट लो, जब पढ़ाया जाएगा तो डिटेल में पढ़िएगा। ठीक है, अभी कौन सा अपन को पढ़ना है? ठीक है, अभी हमको थोड़ी नहीं पढ़ना है, अभी तो हमें वो बोल रहा है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो डीप लॉजिक के नजरिए से पढ़िए। ठीक है, तो यहां पर एक सवाल उठता है कि मान लीजिए किसी सवाल में उसने एनर्जी दे रखी है 5/2 kT, कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 5/2 kT। तो यहां पर मेरे को 5/2 kT लेना है कि नहीं लेना है? तो 2 से 2 कट जाएगा, यहां फॉर्मूला क्या बनेगा? h अपन अंडरूट 5m kT, यही आएगा ना। ध्यान दो, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम वो फ्रीडम है कि किसी टेम्परेचर पे वो पार्टिकल कितने मोशंस कर सकता है इजीली, आया ना। जिसमें से ध्यान दीजिए कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के ऊपर बात करूं तो ये जो 3 तरह के एक्शन होते हैं यही तो लीनियर मोशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशनल को भी पिक्चर में लेते हैं तो आपके पास में क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो गई। अगर वाइब्रेटरी मोशन लेते हैं तो क्या होगा? चेंज हो गई। अब याद कीजिए पूरी कहानी किसके नजरिए से पढ़ रहे हैं? बाबा डी ब्रोगली। अरे वो भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मुझे पार्टिकल को कंपन, वाइब्रेट नहीं कराना, रोटेट नहीं कराना, सिर्फ चलाना है। याद कीजिएगा, ट्रांसलेटरी मोशन पे डिस्कशन है। तो आपके पास में भले ही वो 5/2 kT दे चाहे 7/kT दे, हमें उसमें से कौन सा पार्ट निकालना है? मान लीजिए उसने कहा कि 5/2 kT लूंगा मैं, तो हमने कहा ले लो, हमें इसमें से वो पार्ट लेना है, ठीक है, जो लीनियर है, तो हम तो वही रखेंगे भाई, बाकी तू अपना मोशन ले जा। समझ में आई बात? तो ये काम ध्यान रखिएगा, कर लेंगे इतना। ठीक है, तो यहां पर पहली गलती जो हमारे साथ में हो सकती है। दूसरी गलती यूनिट की होती कि लैम्डा इक्वल टू h अपॉन अंडररूट 3m kT। ठीक है, गलती क्या क्या होगी कि आपके पास में मास किसमें रखना है? केजी में। के किसमें रखना है? जूल पर केल्विन में। टी किसमें रखना है? केल्विन में। एच किसमें रखना है? जूल सेकंड में। तो ये किसमें आएगा? ठीक है, टाइम आएगा, मीटर में आएगा। इसमें क्या गलती होगी? इसमें गलती जो होती है वो आप सोचोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार इसमें तो बहुत भयानक गलती हो जाती है। और होती क्या है उसके लिए एक सवाल करेंगे, पहले आप यहां तक नोट कर लें। उसके लिए एक सवाल करेंगे और आपको अपने आप 2 मिनट लगेंगे इस चीज को समझने में कि मैं क्या गलती कराना चाह रहा हूं आपसे, और जो आपको करनी नहीं है। ठीक है, 2 मिनट का खेल है पूरा, अपन को कोई गलती सलती करनी नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसमें आज तक सवाल ही एक आया है, इसलिए पंगा ही नहीं लेना है। एक ही सवाल आया, आप सोचो। ठीक है, ये इतना जोरदार नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर के ऊपर इतना तवज्जो कभी देता ही नहीं है वो, पर कभी दे दिया तो है कि नहीं है? कभी दे दिया तो हमने कहा कि हम तैयार हैं, हम फोड़ देंगे सवाल को। ठीक है, सवाल क्या है? घटिया सवाल कराऊंगा, हमको मालूम है वो पार्टिकल पे बात कर रहा है, या तो एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, ये सब होंगे। ठीक है, ठीक है, अब पार्टिकल एट 27 डिग्री सेल्सियस, फाइंड लैम्डा डीबी। अगर एक पार्टिकल 27 डिग्री पे है, इसका मतलब उसको 27 डिग्री रखना है या केल्विन में चेंज करना है? केल्विन में चेंज करना है। तो हमने कहा सबसे पहली बात कि हमें टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है, तो 273 प्लस 27 माने वो कितना हो गया? 300 गया। ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, तू सॉल्व कर रहेगा, मैं सवाल ही नहीं दिया अभी तक। सवाल तो दूं है ना, लैम्डा डीबी तो निकालना है। तो मेरा पहला पार्टिकल है हीलियम एटम, ठीक है, दूसरा पार्टिकल है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, तीसरा पार्टिकल है, ठीक है, मान लेते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मजे की बात तो ये है कि हमको सॉल्व करना ही नहीं है, आप समझो, आप लिख लो बस। अपन नहीं सॉल्व करना चाह रहे, हमने कहा हम चिल्लर कैलकुलेशन करने के लिए बने ही नहीं है। हम या तो पूरी कैलकुलेशन करके आएंगे ढंग से या छोड़ के आएंगे। हमें फालतू लंबी कैलकुलेशन फंस के टाइम बर्बाद नहीं करना है। यहां तक नोट कर लिया? अब आप मुझे बताओ, सोच के बताना। मैंने पहला लिखा हीलियम एटम, ठीक है, एटम है, ठीक है, इसके अंदर 2 तो इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 न्यूट्रॉन होंगे, 2 प्रोटॉन। हम जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इनका मास कितना होगा? 1 एमयू। 1 एमयू कितना होता है? 1.67 10 to the -27 केजी। राजा बेटा यहां पर केजी लिखना है या एमयू लिखना है? केजी लिखना है। इलेक्ट्रॉन का मास तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, तो इसका मास हुआ 2 इलेक्ट्रॉनिक मास, 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन, ये नेग्लेक्ट हो गया, ये हम जानते हैं। तो इसका मास कितना हो गया? 4 AM यू हो गया भाई, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, ये लिखूंगा। कोई कंफ्यूजन किसी को? चलिए, सेकंड, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, मास बोलो
32 एटम नहीं बोला मैंने, नाइट्रोजन का मास बोलो 28 एम। अब लफड़ा समझो, आपको समझ में आ गया होगा कि हम जिस पार्टिकल में बात कर रहे हैं वो भाई मास क्या आएगा उसका एएमयू में, और मुझे उसको किस में रखना है, तो मुझे इस एएमयू को केजी में चेंज करना ही पड़ेगा। अब मैंने क्या करना है, ठीक है, मैंने कहा कि लेट मास जो भी आएगा वो एक्स एएमयू ही तो आएगा, सोच ले, ठीक है, सिर्फ तू मुझे पार्टिकल बता बेटा कि किस पार्टिकल में बात कर रहे हैं, एएमयू तो आएगा ही आएगा, एक्स हम बता सकते हैं, क्लियर है, और हम एएमयू रख सकते नहीं है तो हमको उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप जब लैम्डा लिखोगे तो एच की वैल्यू कितनी है 6.63 10 टू द पावर -34, पहली बात, अंडर रूट फिर 3 इंटू एक्स जो हमको मालूम नहीं है, पर हमको ये तो मालूम है कि 1.67 10 टू पावर -27 ये हुआ केजी में, फिर के की वैल्यू 1.38 10 टू पावर -23, और टेम्परेचर सवाल बताएगा वो रखेंगे तो ये पूरा आंसर किसमें आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। तो हमारे पास में दो इंफॉर्मेशन नहीं है, कौन सा मटीरियल है और किस टेम्परेचर पे, कोई कंफ्यूजन, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद करने वाले, ठीक है। तो अपन क्या करें, इसको शॉर्टकट में डाल लें, ठीक है, तो शॉर्टकट में डाल लेते हैं और आंसर लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कर ले, तो ये हुआ 25.6 बटे अंडर रूट एक्स और अंडर रूट टी और काय में आ गया एंगस्ट्रॉम, ठीक है, याद रखें, ठीक है। तो अगर हमको मालूम है क्या एटम या मॉलिक्यूल है तो एक्स क्या आ जाएगा, वो मास आ जाएगा, ठीक है, और टी क्या आएगा, टेम्परेचर, ठीक है। अभी तक एक सवाल आया इस पे, कितना, एक, हीलियम और ऑक्सीजन, किसके, हीलियम और ऑक्सीजन का टेम्परेचर पे रेशो पूछा है, वो भी किस पे 400 केल्विन पे, किस पे 400 केल्विन पे। अब आप सोचो कि आपके पास में क्या पूछा है, रेशो पूछा है, तो हीलियम के लिए क्या आएगा 4, ऑक्सीजन के लिए क्या आएगा, ठीक है, दोनों का रेशो लेंगे तो लैम्डा 1/λ2 आ जाएगा, पक्का, और कुछ भी नहीं पूछा है, ठीक है। तो बात समझो कि आपके पास में दो तीन सवाल जो बन सकते हैं, मैंने वो आपको बताने हैं कि ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है, पर एक किताब में सवाल बाकायदा है, ये जो अपन ने बात की ना यहाँ पर, एक किताब में बाकायदा सवाल है, उसने कहा मेरे पास में पॉलीएटॉमिक गैस है, ठीक है, और उसके लिए टोटल एनर्जी कितनी दे रखी है 7/2 kT, तो व्हाट शुड बी इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, समझ आई बात। तो बाकायदा सवाल थे ऑप्शन में 3 mkt, H/7 mkt, ठीक है, H/m/kt, समझ गए मेरी बात को, नहीं समझे, ठीक है, सवाल है पर एग्जाम में नहीं आया, किताबों में, समझ रहे हो। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर सवाल बना हुआ है तो वो किताबों में होगा, और अगर वो है तो प्रोबेबिलिटी है कभी प्रकट हो सकता है। सर हम बुक्स करते ही नहीं तो हमको मालूम ही नहीं, हम तो शीट भी नहीं करते, बड़े आदमी, क्यों, इतने बड़ा आदमी हो तुम कि पप्पा ने तुम्हारे पास में अपने केबिन के बगल में तुम्हारे लिए केबिन बना रखा है? कई तो ऐसी जोश में घूम रहे होंगे पागल, हम तो ऐसे ही आए, ईगो सेटिस्फाई करने अपनी कि हम कुछ कर सकते हैं। अरे बाबले, तो कुछ कर जाओगे ना तुम तो केबिन क्या पूरा ऑफिस भी होगा ना, तो पिताजी हमारे और माताजी तुम्हारे बहुत खुश होंगे कि चलो सर हमको रुलाएंगे क्या, नहीं तुम इसी लायक हो, रोल लो पहले तुम, चलो छापला, पक्का है ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये सब पार्टिकल्स के लिए क्या आ रहा है देखो ध्यान से, ठीक है, किस ऑर्डर में आपके पास में डी ब्रोगली वेवलेंथ आ रही है, चाहे आपने गैस पार्टिकल्स के लिए लिया
लिया, चाहे आपने चार्ज पार्टिकल के लिए लिया, ठीक है, किसमें आ रही है? एंगस्ट्रॉम में। और एंगस्ट्रॉम नोटिसेबल है कि नहीं है? तो यहां पर डिफ्रैक्शन हो चाहे इंटरफेरेंस, इन पार्टिकल्स ने क्या कर रखा है? प्रूव कर रखा है। कर लेंगे, बढ़े आगे। हमारे पास में फिर से एक बात समझ में आई, आज हमारा दिमाग के ढक्कन खुल चुके हैं, ठीक है। तो हमने एक दिन क्या किया, हमने डी ब्रोगली बाबा को आमंत्रित किया। हमने कहा आप आइए, हम आपको फ्लावर देंगे, ठीक है, और आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, ठीक है। तो डी ब्रोगली आ गया। अब हमने कहा कि भाई साहब एक बार बताओ, ये आपने क्या कचरा किया है, चाहते क्या थे आप ये, ठीक है, क्या मतलब क्या करना क्या चाह रहे हो ये सब बकवास करके? तो बताता है वो कि देख भाई, मैंने बोला कि किसी पार्टिकल के साथ में मैटर वेव एसोसिएटेड होती है, ये उसका मानना था या उसने प्रूव किया था? मानना था। ये क्यों माना उसने? क्योंकि उसने कंपेयर कराया किससे? लाइट के पार्टिकल से। क्लियर है? तो उसने किस पार्टिकल पे बात की थी? सोचना, दोबारा समझना। वो बोलता है कि जिस प्रकार फोटोन के साथ वेव एसोसिएटेड होती है, ठीक उसी प्रकार किसी मूविंग मैटर पार्टिकल पे बोला था उसने, या फिर इलेक्ट्रॉन पे बोला था? उसने किस पे बोला था? बोहर के इलेक्ट्रॉन पे बात की थी उसने। तो उसने किस इलेक्ट्रॉन पे, किस पार्टिकल पे बात की थी? क्या प्रोटॉन पे, क्या अल्फा पे, क्या गैस पे? नहीं, किस पे बात की थी? इलेक्ट्रॉन पे। क्लियर है? पर बाद में जब खोज हुई तो मालूम पड़ा कि न्यूट्रल हो, चाहे एटम हो, चाहे अल्फा हो, सब एटॉमिक पार्टिकल सबके लिए क्या है, ये चीज प्रूव हो रही है। अच्छी बात है। क्लियर है? तो हमने एक काम किया, हमने कहा भाई एक बार बता, तूने कहा ये लिख, हमने कहा लिखा। तूने कहा पार्टिकल चला, हमने चला दिया। तूने कहा मोमेंटम है, हमने कहा है। तूने कहा वेलोसिटी है, हमने कहा है। काइनेटिक एनर्जी है, हाँ, तो लैम्डा लिख देंगे, लिख दिया। पर ये है क्या भाई? ये भी तो मालूम होना चाहिए ना, ये क्या है? विच टाइप ऑफ वेव इज इट? मैटर वेव क्या है बेसिकली? ये हमको मालूम ही नहीं पड़ रहा अभी तक। आपने पढ़ लिया, मैथमेटिक्स पढ़ ली, समझो ध्यान से। मैंने क्या कहा था अपन को, हम कौन है मृत्यु लोग के? हमारे सामने दो चीज रख दो आप, एक प्रैक्टिकल करके दिखा दो और एक फॉर्मुला रख दो मैथमेटिक्स। हम गधे हैं, हम विश्वास कर जाते हैं कि यही सत्य है। उसके बाद हमारे दिमाग में कुछ आता भी नहीं कि क्यों, ग्रेविटी क्यों, ये सब हम दिमाग में लाते ही नहीं। पर ये तो वैज्ञानिक है भाई, इसने तो लेके आया बकायदा, है कि नहीं है? तो समझो ध्यान से, बिठा लिया इसको और इससे पूछा गया कि ये बता दे कि आखिरी जो मैटर वेव है ये क्या है। हमने कहा कैसे, दोबारा बताता हूं। 11वीं क्लास में आपका चैप्टर इंट्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं वेव। दो प्रकार से वेव होती है, एक वो वेव जिनको मीडियम की आवश्यकता होती है, दैट इज मैकेनिकल, और एक वो वेव जिनको मीडियम की आवश्यकता नहीं है, लाइट की वेव, या जो भी वेव होती है बेसिकली, चाहे रस्सी वाली चाहे कुछ भी हो। हमने सबको दो क्लासिफिकेशन कर रखा है, फिर उसके बाद में और क्लासिफिकेशन कर रखा है, ठीक है, ये तो याद है कि नहीं है? अब जैसे अपन बात कर रहे हैं तो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव, तो आप मेरी आवाज तब तक ही सुन पा रहे हो जब तक यहाँ पर मीडियम है, ठीक है। तो अपन एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो अगर मैं याद करूं तो साउंड वेव इज मैकेनिकल नेचर, आए ना। पर घर पे बैठा हुआ बच्चा वो क्या ये सुन पा रहा है ना? वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में सुन रहा है कि जो माइक ने और इस पूरे सिस्टम ने मेरी आवाज नोटिस की, ठीक है। ये माइक है, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ फिजिकल सिग्नल है। ये माइक क्या है? ट्रांसड्यूसर है। ये इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। ये डब्बे में मेरी आवाज नहीं चल रही है, करंट चल रहा है यहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू, ठीक है ना, अलग अलग माध्यम से सामने वाले के कंप्यूटर पे, मोबाइल पे, कैसे भी करके वो सिग्नल पहुंच रहा है। उस सिग्नल को उसका स्पीकर इलेक्ट्रिकल से फिजिकल में कन्वर्ट कर रहा है कि नहीं? ठीक है, तो उसका मोड और अपना मोड अभी डिफरेंट है। अब मेरी बात नहीं समझे, समझ रहे हो थोड़ी बहुत? ठीक है, तो अभी आमने सामने की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे लिए क्या चाहिए? हमको मालूम है कि साउंड वेव इज मैकेनिकल, ठीक है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आखिर इसने जो मैटर वेव के बारे में बात की और सारी चीजें प्रूव्ड है, ठीक है, वो है क्या? तो लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वेव। सर इसमें कोई सवाल आया है आज तक? अब तुमने दिल तोड़ने वाली बात कर दी, इस पे कोई सवाल आया है क्या? मजाक कर दिया, सवाल पूरे पैसेज आए। अगर पैसेज नहीं आया हुआ होता तो बहुत छोटी सी बात है, उड़ा दो, ठीक है। पर ध्यान देना, जब थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है तो सवाल भी कॉम्प्लिकेटेड होने चाहिए, ऐसा कोई भरोसा नहीं है। सवाल इतने इजी बनते हैं कि आप अपना सर पीट लेंगे कि भाई मेरे को नहीं करना, ठीक है, इट्स टू इजी। पढ़े, करें, तैयार है सब? चलिए लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए, इट इज एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड, इट इज एसोसिएटेड with any moving, with any moving charged or uncharged particle. It is associated with any moving charged or uncharged particle. सर लिखवा तो रखा है ना, मैंने सिर्फ मूविंग पार्टिकल लिखवाया है, ठीक है। अब हमको मेंशन हो रहा है, ठीक है, लिखने का कोई तरीका, मतलब वैल्यू नहीं थी यहाँ पर आपको एक चीज ढंग से आइडिया लगेगा कि भाई साहब इसने किस पे काम किया था? चार्ज पे काम किया था, पर प्रूव हो गया अनचार्ज के लिए। चलिए शुरू करते हैं अपन बात। हमने जितने भी तरह की वेव देखी है, ठीक है, ये सुनी है, पढ़ी है, ठीक है, उन सभी वेव के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो बताइए, पहले ही काम कर लेते हैं, साउंड वेव हो चाहे मैकेनिकल हो, क्या ये मैकेनिकल टाइप की वेव है? क्योंकि दो ही तरह का तो वर्गीकरण है, तो इन्हीं में से एक ना होगा, ठीक है। तो क्या लगता है, क्या ये मैकेनिकल टाइप की है? सोच के देखो, क्या इनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए? सोचो,
अरे ये कैसी वेव है? दीज वेव आर एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। अब पार्टिकल तो वैक्यूम में भी चल सकता है बे। तो अगर आपने इसको मैकेनिकल माना तो इसका मतलब पार्टिकल पार्टिकल सिर्फ मीडियम में चलता है क्या? नहीं। दोबारा समझो मैं क्या बोला। मैंने बोला कि इसने बोल रखा है, ठीक है, कि पार्टिकल चला तो इसके साथ वेव है। माने याद कर, एक टाइम पे एक ही टाइप का बिहेवियर, जिंदा है तो मरे नहीं, मर गए तो आज अगर इसको मैं चलाऊं तो ये तो पार्टिकल चल रहा है। अगर इस पार्टिकल को पार्टिकल ना मान के इसके साथ एसोसिएटेड वेव मानूं तो सोच, ये जो मैटर वेव है ये पार्टिकल साथ एसोसिएटेड है। पार्टिकल तो वैक्यूम में भी चल सकता है। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये मैकेनिकल टाइप की है? तो फिर बची क्या? ईएमडब्ल्यू नहीं है ये। देखो शक के पीछे वाले, तो ये कौन सी टाइप की है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ या ना? ठीक है, पर फिर सोच लेते, जरा सोच के देखो, अगर ये मैकेनिकल टाइप की होती तो 11वीं क्लास में मैकेनिकल टाइप की वेव के लिए आपके पास में पूरा पूरा टीचर ने वर्गीकरण कराता है, क्लासिफिकेशन कराता है, एग्जांपल दिखता है। अरे पानी के सरफेस के अंदर हर टाइप की, मतलब कहीं वेव नहीं छोड़ते, हर टाइप का क्लासिफिकेशन करवाते हैं, हर टाइप के एग्जांपल लिखवाते हैं। याद आ रहा है आपको? नहीं याद आ रहा? अरे वहां तो नहीं लिखा है आपने मैटर वेव कहीं भी, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप में हो चाहे मैं आपके पास में मैकेनिकल टाइप में, कहीं लिखा आपने एग्जांपल में कभी भी? कई लोगों ने जिंदगी पहली बार तो नाम सुना है। ठीक है, अब चलिए मैं वापस याद दिलाता हूं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप की है या नहीं, तो खुद सोचते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मुझे बताइए कृपा करके, मुझे प्रॉपर्टीज ना बताएं कि ऐसी वेव होती हैं जिनमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होती हैं, ये ऐसी बकवास नहीं। एक्चुअली व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? मुझे लाइट वेव होती है ये भी बताने की जरूरत नहीं। एक्सिलरेटेड चार्ज पार्टिकल से ओरिजिनेटेड वेव, याद कीजिएगा ये होती है। अब जरा फिर से याद कीजिएगा, मैक्सवेल याद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का? तो मैक्सवेल की थ्योरी को अगर अपन लें, ठीक है, तो उसने क्या क्या बोल रखा है अपने पास में? उसने एक ऑब्जर्वेशन में बोल रखा है कि फैराडे ने बताया कि अगर मैं एक मैग्नेट, ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल जनरेट कर दूं किसी मैग्नेट से, बोल हाँ या ना, तो यहां पर करंट मूव करेगा। इसका मतलब यहां पर क्या प्रोड्यूस हो गया? इलेक्ट्रो, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल हाँ या ना? अच्छा, अगर एक इलेक्ट्रॉन रखा है तो रखा हुआ इलेक्ट्रॉन क्या प्रोड्यूस करता है? केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? पर इसको अगर हम वाइब्रेट करा दें तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग गया, वाइब्रेट हुआ ना? तो वाइब्रेशंस में किसी ना किसी एक फंक्शन के द्वारा ये टाइम के अनुसार लेकिन अपने वाइब्रेशन छोड़ रहा है, जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन में छोड़ रहा है। ठीक है, तो वाइब्रेटरी इलेक्ट्रिक फील्ड माने वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहां वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां क्या इंड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड, बोल हाँ या ना? ये किस रूप में आगे जाएगी एनर्जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि वो वाइब्रेटरी चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोल हाँ या ना? अब मुझे बताना दो बातें। पहली बात, अगर मैं इस पेन को लूं, ये तो न्यूट्रल है, इसको वाइब्रेट कराऊं, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होने वाला है क्या? पागल है, होगा क्यों? होगा क्या? अनचार्ज्ड है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? इसका मतलब ईएमडब्ल्यू प्रोड्यूस करने के आपको एक चार्ज पार्टिकल चाहिए। अभी हमने बात की, अभी प्रूव हो चुका है, अभी पढ़ा कि मैटर वेव इज आल्सो एसोसिएटेड विद अनचार्ज। फंस गए अपन। इसका मतलब पहली कंडीशन तो गलत हो गई कि ये तो अनचार्ज पार्टिकल के साथ में भी एसोसिएटेड है। दोबारा ध्यान, इस शब्द पे दोबारा ध्यान देना, एसोसिएटेड, साथ साथ, माने पार्टिकल चलेगा तो वेव भी साथ साथ। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या है? वो तो लॉस है, पार्टिकल तो एसोसिएट कर रहा है पर वेव क्या हो रही है? प्रोपेगेट कर रही है। आई समझ में? तो क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में? सोचो, नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी नहीं है। तो हमने कहा क्या है, लिख लेते हैं, सेकंड पॉइंट पे लिख लें पहले तो। इट इज नॉट लाइक अ मैकेनिकल वेव, इट इज नॉट लाइक अ मैकेनिकल वेव। ठीक है, इट इज नॉट लाइक अ मैकेनिकल वेव, लिख लिया बेटा? तो ये मैकेनिकल वेव नहीं है। ठीक है, एज पार्टिकल कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, एज पार्टिकल कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो, एज पार्टिकल कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। क्लियर है? लिख लिया? अगले में लिखिए, इट इज नॉट लाइक ईएमडब्ल्यू, इट इज नॉट लाइक ईएमडब्ल्यू। ठीक है, इट इज नॉट लाइक ईएमडब्ल्यू। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्यों नहीं है? एज इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद न्यूट्रल पार्टिकल, एज इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद न्यूट्रल पार्टिकल। तो दुनिया में जितने दो तरह की वेव आपने पढ़ते थे, सत्यानाश, दोनों तरह की नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कोई अलग ही टॉपिक है? क्या मतलब हुआ इसका? कुछ अलग ही लेवल पे है, इसलिए इसको देश निकाला दे रखा है, इसको नहीं पढ़ते नॉर्मल वे में। समझ आई बात? इसके लिए अलग से सब्जेक्ट बना रखा है जिसको बोलते हैं मैटर वेव। तो ये है क्या? लिखो, अगले पॉइंट पे लिखिए, इट इज लाइक अ स्टेशनरी वेव, इट इज लाइक अ, याद है ना वो स्टेशनरी स्टैंडिंग वेव बनती थी? नहीं यार, कोई बात नहीं। इट इज लाइक अ स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन अ
टाइट स्ट्रिंग्स, टाइट स्ट्रिंग, याद है वो रस्सी होती थी गिटार सितार की, उसमें आप प्लग करके छोड़ देते, या कपड़े सुखाने की रस्सी होती है जो, उसमें भी अपन क्या करते हैं, कपड़े तो सुखाते नहीं है, बाल्टी लेके ऊपर छत पे चले जाते हैं, ठीक है, फिर क्या करते हैं तार को फिर घर में जूते पड़ते हैं, मम्मी बुलाएंगे ना आपकी कि कर क्या रहा है भाई ऊपर, या कर क्या रही है ऊपर, ठीक है, तो हमने पागल के हम बोलेंगे स्टंट भी बना रहे हैं, तो घर वाले सोचते हैं कि ये मटरगस्ती कर रहे हैं। बताओ साइंस में भी दिक्कत है, ठीक है, इतना लिख लिया। एंड ऑल्सो लाइक, एंड ऑल्सो लाइक प्रोबेबिलिटी वेव, अरे वो मैथ्स में अपन पढ़ते हैं ना, प्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं ना, वो सर मतलब नहीं बताना है मत बताओ, ऐसी बात मत करो कि हमें सब्जेक्ट से विश्वास उठ जाए। लिख लिया इतना, अब स्टार लगाइए, लिखिए डिस्कशन, स्टार लगाइए, लिखिए डिस्कशन, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, होता क्या है, ये वो कंडीशन है जो डी ब्रोगली के द्वारा रची गई एक पूरी थ्योरी है। यही चीज समझ में नहीं आती है, क्यों नहीं आती है, क्योंकि हमें किताब पे बेसिक वाला बताता ही नहीं कि क्या हो रहा है। सबसे पहली बात, क्या ये एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ है या नहीं, हाँ या ना, ठीक है। भाई ने सोच समझ के हमारे पास में एक पर्टिकुलर ईयर में तुक्का लगाया है या प्रूफ किया है, तुक्का लगाया है, माने भाई ने क्या किया है, अज्यूम किया है हर चीज, और इसने जो प्रॉपर्टीज ली हैं वो भी क्या है, इसकी अजम्पशन है। याद आ गया कुछ, नहीं याद आया, आ गया यार। अब किताब वाला डायरेक्ट धड़ाधड़ चिपकाएगा फॉर्मूले, और स्टूडेंट क्या करता है, उसका दिमाग यहां तक आते आते पंचर हो चुका होता है कि भाई कर क्या रहा है, ठीक है, और वो बेसिक बात उसको बेचारे को मालूम ही नहीं, बच्चे को, ठीक है, उसको मालूम नहीं है कि इसने क्या बकवास कर दी है। तो उसने बकवास किस पे की है, बोहर के एटम पे करी, लिखना नहीं है अभी, ठीक है, अब सुनना है 2 मिनट की, ठीक है, बोहर के एटम पे बकवास हुई है, उसको मालूम ही नहीं है स्टूडेंट को कि अजम्पशन हो किस लेवल पे रहा है, क्योंकि किताब वाला लिखेगा ही नहीं। अब हमने अभी तक जिन भी पार्टिकल के बारे में बात की वो खुले में चल रहा था, ये तो तुमने चलाया ना, इसने तो नहीं चलाया, इसने तो उस पार्टिकल को लिया क्या है, बाउंडेड अवस्था में लिया है, बोल हाँ है ना। तो हम किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं, अबे डी ब्रोगली की पढ़ रहे हैं, तो नियम कानून तो किसके लगेंगे। अब कल को अगर अपन बोहर पढ़ रहे हो, इमेजिन करना, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, बोहर, अब बोहर भैया ने इसको किस ऑर्बिट में चलाया है, सर्कुलर ऑर्बिट में। अब कल को आके तुम पढ़े लिखे आदमी हो, तुम बोलो नहीं नहीं ये तो इलेप्टिकल ऑर्बिट में चलेगा, मैं कहा पागल है, हट, बोहर ने किसमें चलाया है, सर्कुलर, इलेप्टिकल में किसने चलाया था, सोमरफील्ड ने चलाया था, बोलना, ठीक है। आज बोहर बोलता है ये स्क्वायर ऑर्बिट में चलेगा, तो हम वो मानते, और हम किसको पढ़ रहे हैं, बोहर। जब हम बोहर को पढ़ रहे हैं तो किसका असम्पशन लेंगे, बोहर की। अगर आप इसके अंदर कुछ भी छलकानी करते हो तो हम आपके नाम पे असम्पशन लेना शुरू कर देंगे, है कि नहीं है, बोलो, ठीक है। तो बोहर ने जो बोल दिया इस समय हम उसी के अंदर चल रहे हैं, हम उसी पे डिस्कस करेंगे। तो इस भाई ने किसके ऊपर बात की है, इलेक्ट्रॉन पे बात की है या प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, मूविंग इलेक्ट्रॉन पे या फिर रुके हुए मूविंग इलेक्ट्रॉन पे, और किसके, बोहर के ऑर्बिट में। तो हमें कुछ और सोचना ही नहीं, यही चीज किताब वाला आउट कर जाता है। अब सुनना ध्यान से, इसने क्या नोटिस किया, ये कब की बात है, 22 से लेकर 25 की बात है ना। मैं याद दिलाऊं, बोहर की थ्योरी कब आई थी, 1913 में आई थी। अगर आगे बढ़ते हैं तो 1922 या 23 के जमाने में एक वैज्ञानिक के बारे में भी मैं 2 मिनट बात करने वाला हूं, जो नाम आपको तुरंत याद आ जाएगा, मैं बताता हूं आपको, रुक जाओ, ठीक है। आप जरा समझना, सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बोल हाँ है ना। अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो अकॉर्डिंग टू बोहर इस समय इसकी स्पीड क्या है, 13.6 तो उसकी एनर्जी है बेटा, ठीक है। इसकी स्पीड क्या है, 2.1 इंटू 10⁶। मैंने नहीं दी, तेने नहीं दी, किसने दी है, बोहर ने दी है। कोई कंफ्यूजन, आप प्रूफ भी कर सकते हो, फॉर्मूले हैं आपके पास, ठीक है। अब मुझे सोच के बताओ, 10⁶ की स्पीड है, लाखों की स्पीड है, अबे इसका मतलब पकड़ सकते हैं इस पार्टिकल को, संभव ही नहीं है। अब मैं आपसे एक चीज बोलूं कि मान लीजिए दुनिया में बहुत ही रेयर कलर की लाल मक्खी है जो 10⁶ की स्पीड पे चलती है, और पढ़ाते पढ़ाते अचानक से मैंने यहां देख ली, पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं क्या बोलूंगा आपको, बेटा लाल मक्खी, तो आप बोलेंगे कहां कहां, मैं बोलूंगा यहां यहां, तो आप सब लोग मुंडी घुमा के यहां देखेंगे कि नहीं देखेंगे। अब मुझे बताओ, इस हाई स्पीडली सुपर फास्ट स्पीड में घूमने वाली मक्खी क्या हम पागलों को यहां दिखेगी क्या, अबे पता नहीं वो यहां से कहां चली गई होगी, पर हम गधों की तरह ढूंढेंगे कहां, यहां यहां यहां, हाँ है ना, है ना। तो एक पागल आदमी था जिसका नाम था हेजनबर्ग, वो 22 से लेकर 23 के बीच में बकवास कर रहा है ना। वो क्या बकवास करता है, वो बोलता क्या है, वो बोलता है कि एक ही पार्टिकल का मूविंग अवस्था में मोमेंटम और पोजीशन क्या एक साथ एक अवस्था में बता सकते हो। बोहर ने तो खुले में बता रखी है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, इस स्पीड से घूम रहा है, तू कैसे बता सकता है, बोलो, नहीं ना, ठीक है। तो मुझको बताना जरा, आप बाकायदा केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो ये चीज, कि आप मुझे बताइए कि मेरे को इस स्पीड से घूमने वाला इस इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में किस पॉइंट पे किस पोजीशन में मिलेगा, क्या मुझे कंफर्म बता सकते हो। हमने कहा नहीं बता सकते। इनफैक्ट इसी कंडीशन को ध्यान में रख के इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन क्लाउड की मदद लेनी पड़ती है, माने देयर आर चांसेस टू फाइंड दैट इलेक्ट्रॉन इन अ पर्टिकुलर रीजन, नॉट एट द पोजीशन। अरे याद आ रहा है कुछ, ये मैंने नहीं बताया, न तेने बताया, न बोहर ने बताया, ठीक है। ये तो बाकी वैज्ञानिकों ने जो केमिस्ट्री में आपको सिखाया वही तो अपन पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री में जो भी बोला जाता है वो सत्य है, हाँ है ना, और सत्य ही केमिस्ट्री है। फिजिक्स में फेपोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो इसने क्या बोला, इसने बोला कि मैंने कुछ बोलना ही नहीं है, हमें साइंस पे किसी भी लेवल पे किसी भी लोग को उंगली उठानी नहीं है, हमें तो जो बोला गया हमें तो वो यूज करके आपको बोलना है।
ठीक है, तो बताओ कि किसी ऑर्बिट में घूमने वाला कोई इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बताया जा सकता है? नहीं। अब इस इलेक्ट्रॉन पे बात कर लो, मुझे ये बताओ कि इस इलेक्ट्रॉन के किसी पॉइंट पे पाए जाने की, आप मुझे एक बात बताओ, क्या एक फिक्स्ड है या चांसेस है? चांसेस की एक और शब्द बताओ, क्या पॉसिबिलिटी बोल सकता हूं कि मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस पोजीशन में पाए जाने के लिए इस रीजन में क्या है? पॉसिबिलिटी। और एक और बात बोल सकता हूं, पॉसिबिलिटी का एक और शब्द प्रोबेबिलिटी। तो इस लाइन को उठा लिया इसने, ठीक है, और वो भी किस लिए? एटम को लेके, किसी खुले इलेक्ट्रॉन को लेके नहीं। किस पे काम कर रहा है ये? एटम। क्लियर है? अब आप सोचो ये क्या है, पार्टिकल है या फिर वेव है? ये पार्टिकल है। बात कौन कर रहा है इस पे? डी ब्रोगली। डी ब्रोगली ने किस पे बात की थी? मैटर वेव पे। वो बोलता है कि आज इस पार्टिकल को पार्टिकल ना मानो, एक बार में एक ही वैरायटी मिलेगी नेचर की। बोला है ना, जिंदा है तो, मर गए तो, ठीक है। तो अगर अभी तक ये पार्टिकल था, किसकी नजर में? बोहर की नजर में, कि पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल जा रहा है, यही हो रहा था, ठीक है। बोल, अब अगर इसकी नजर से बात करें, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल जा रहा है, पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। पर पार्टिकल को एक पॉइंट पे पहुंचने की, या फिर बोल सकते हैं पाई जाने की, क्या है? संभावना है या फिर पॉसिबिलिटी। क्लियर है? आज ये बोलता है कि पार्टिकल को अब मान मत, पार्टिकल अब क्या मान? इसके साथ एसोसिएटेड वेव, और जिसको क्या कहते हैं? मैटर वेव। मैटर वेव आ रही है, मैटर वेव जा रही है, मैटर वेव आ रही है, मैटर वेव जा रही है। बता मुझे मैटर वेव कहां है? हमने कहा हम कोई फिक्स पॉइंट बता नहीं सकते, क्योंकि ये मैटर वेव जिस पार्टिकल के साथ में एसोसिएटेड है, उसका खुद का नेचर कैसा है? प्रोबेबिलिटी पर आधारित है या नहीं है? तो इसका मतलब मैटर वेव का भी कैसा नेचर होगा? प्रोबेबिलिटी नेचर होगा या नहीं होगा? सोच के बता। समझ में आई बात? अरे बात समझ आ रही है? नहीं आ रही? तो डिस्कशन में पहली चीज लिखें, डिस्कशन में पहली चीज लिखें। सर चित्र बनाए ना, ये हटा रहा हूं, चित्र बनाना ही नहीं है। डिस्कशन में पहली चीज लिखें, ही अज्यूम्ड अबाउट द मैटर वेव एसोसिएटेड, he assumed about the matter wave associated, he assumed about the matter wave associated with moving electron in Bohr orbit, he assumed about matter wave associated with moving electron in a Bohr orbit। लिख लिया? पक्का? चलो अब ये फटाफट लिख लो। ये रहा nth ऑर्बिट और ये रहा E, ठीक है। अच्छा बताना जरा कि हमको ये मालूम है कि नहीं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो उस ऑर्बिट में उसकी एनर्जी क्या होती है? फिक्स होती है, वेरिएबल? वेरिएबल होती है, फिक्स होती है। ये किसने बताया? बोहर ने बताया। क्या ये गलत है या सत्य है? सत्य है, बोलो है ना, ठीक है। इसका कारण क्या? क्या कारण है? जबकि हम अच्छी तरह जानते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं उस दुनिया में हमको मालूम है कि भैया किसी भी सिस्टम में एनर्जी क्या है? कंजर्व्ड है टोटल, मगर फिक्स। क्या आपने सिंपल पेंडुलम लिया, थ्योरेटिकली ये तो घूमता रहेगा जीवन भर, इन्फिनिट टाइम के लिए? नहीं घूमेगा, थ्योरेटिकली बोला मैंने, पर थोड़ी देर बाद डैम्पिंग हो जाएगी। तो ये कौन सी दुनिया में? ये थ्योरेटिकल दुनिया में। दुनिया में प्रैक्टिकली बोला जाता है कि इलेक्ट्रॉन क्या किसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो कांस्टेंट एनर्जी ऑर्बिट है। कारण मालूम है? नहीं मालूम है। मुझे मालूम है तो नोबेल नहीं मिल जाता मेरे को। अभी बहुत सारी ऐसे बेसिक चीजें हैं जो साइंस में हमको मालूम नहीं है। एक दिन बोहर से पूछ लिया कि भाई तूने इसको सर्कुलर ऑर्बिट में क्यों घुमाया? बोला पागल आदमी, ये कोई सवाल है? हट बुद्धू, ये न्यूक्लियस है, अगर ये घूमेगा नहीं तो गिर जाएगा। है उन्होंने क्या मतलब? अब ये घूमेगा नहीं तो ये घूम क्यों रहा है? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स ये थी कि Q1 Q2 बटे R चाहिए नहीं चाहिए, है कि नहीं है? तो इससे पूछा गया कि बता ये घूम क्यों रहा है? पागल आदमी, घूमेगा नहीं तो गिरता क्यों? इसलिए तो घूम रहा है, घूमना बंद कर देगा तो गिर नहीं जाएगा। चिंता मत करो, बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। पर आधे वैज्ञानिक सेटिस्फाइड रहते हैं, आधे वैज्ञानिक हमेशा अनसेटिस्फाइड रहते हैं, और कुछ ना कुछ कीड़े लेके आ जाते हैं, नहीं हमारे अनुसार। चलिए इतना लिख लिया? पक्का? फटाफट। अरे चलो अब मैं जो 5 मिनट या अगले 10 मिनट जितना टाइम है उसमें जो बकवास करने वाला हूं उसको ध्यान सुन लेना, ठीक है, क्योंकि आपके खोपड़ी के सर्किट उड़ने की संभावना है, क्योंकि भाई अब फेंकने की हद करेगा, ठीक है। माने एक होती ना, एक हद होती है, एक हद होती है, मतलब। और मैं इसलिए आप माहौल बना रहा हूं इतनी देर से कि हमारी अक्ल नहीं चल रही। ये क्या है? प्रॉपर्टीज में आप प्रॉपरली, ठीक है, अजम्पशंस मान सकते हैं। याद कीजिएगा, बोहर पढ़ते थे तो उसकी स्टार्टिंग ये होती थी, पोस्टुलेट्स या अजम्पशंस ऑफ बोहर। सत्य नहीं है, तुक्के हैं, ठीक है। सुनाई दिया? बढ़ू आगे? अब मैं फटाफट से आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये बना लिया? चलिए अब बात आती है कि इसने तो क्या मान लिया था? सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ मान लिया। पक्का यहां तक क्लियर है? इसमें बकायदा सवाल आए हुए, इसलिए मैं आप लोगों का ध्यान करवा रहा हूं। ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा, क्योंकि कल डेविसन जर्मन भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। परसों से चैप्टर के पास में चालू हो जाएगा नया, ठीक है। अब अगली बात को ध्यान से सुन लेना और फटाफट से सुनना। इसने क्या बोला? एक तो बोला कि ये डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है, डी ब्रोगली मैटर वेव क्या है,
स्टेशनरी वेव, और दूसरा क्या बोला, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कहानी समझ में आ गई। अब स्टेशनरी की बात सुनते हैं, फटाफट से लिखिए मेरे साथ साथ। ठीक, अगर तूने वेव लिया तो वेव को आप प्रोपगेशन के माध्यम से दो तरीके से संचित करते हैं या वर्गीकरण या क्लासिफाई करते हैं। एक होता है बेटा प्रोग्रेसिव वेव, और एक होता है रस्सी में बनने वाली स्टैंडिंग वेव इन अ टाइट स्ट्रिंग। ये क्या है? टाइट स्ट्रिंग है, बताता हूं क्या है। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि आपने अगर एनर्जी मीडियम में दी तो वो गई तो गई, माने आम का सीजन गयो तो गयो। हमें नहीं पढ़ना, हमें कुछ नहीं पढ़ना, हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, समझ गए? अच्छा, दूसरी बात बताओ, स्टैंडिंग वेव इन अ टाइट स्ट्रिंग, ये ले टाइट स्ट्रिंग में होता क्या है, रिजिड एंड्स होते हैं ए और रिजिड एंड होते हैं बी। समझ में आई बात? अच्छा, ये फैकोलॉजी के लेवल पे चल रही है, प्रैक्टिकली कुछ कर रहा है क्या ये? नहीं, आप सोच के बताओ, वेदर ही इज डूइंग एनीथिंग प्रैक्टिकली, या फेंक रहा है, सिर्फ फेंक रहा है। ठीक है, तो ये मैंने इधर हाथ घटाया, यहां स्टार लिखा, ठीक है, कि थ्योरेटिकली। मुझे बताना, अगर आप थ्योरेटिकली चल रहे हैं तो आपके पास में किसी भी जगह एनर्जी फिक्स होगी कि नहीं होगी? एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? अरे यार, कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी? और अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रैक्टिकली अगर चलूं तो क्या होगा? अबे, एक तो बेचारे कान को मालूम नहीं था कि इस पे इतना जोर आने वाला है, चश्मा पहनने का भी लटकाएगा इस पे, मास्क, ये अब मतलब कान वान में छिदवा लूं तो वो भी आ जाएंगे। बहुत दिक्कत है भाई। पर मैंने ये समझ नहीं आया कि मैं रिंग लगवाऊं या फिर डायमंड लगवाऊं, इसलिए मैंने आज तक करवाया नहीं। ये खर्चा करवा रही है सुबह सुबह। चल इधर देख, ठीक है, अब मुझे बताना ये थियोरेटिकल बकवास चल रही है या फिर प्रैक्टिकल? भाई खुलेआम थियोरेटिकल चल रही है, फेक लॉजिक चल रही है, मतलब आप सोचिए। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज प्रूव है ही नहीं इस समय। कौन सा जमाना चल रहा है? 1922 से लेके 1925। अब सोच, ये गिटार या सितार हो, ठीक है, अब तेने गिटार या सितार देखा है, स्ट्रिंग टाइट होती है, अब तूने उसमें प्लग करा, तूने सिर्फ एनर्जी थोड़ी सी दी, तूने जब इसको प्लग किया, ठीक है, तो ये वेव आगे प्रोपेगेट करेगी कि नहीं करेगी? करेगी। पर हम अगर गिटार या सितार को बजाते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है कि नहीं होता है? दूसरा, थोड़ी देर के लिए हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाते नहीं होते? स्ट्रिंग गर्म हो जाती कि नहीं होती है? वाइब्रेटरी इफेक्ट साउंड प्रोड्यूसन के साथ साथ आसपास की एयर भी, ठीक है, एनर्जी क्रिएट कर लेती नहीं करती? हाँ, है ना? नहीं करती? करती। इसका मतलब मैं आपसे पूछूं कि क्या ये वेव जा रही है तो इसकी एनर्जी में वेरिएशन आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अगर देख प्रैक्टिकली, ठीक है, माने इसका एम्पलीट्यूड या इसकी एनर्जी दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट होने लग गई, इसको क्या कहते हैं अपन, इस इफेक्ट को डैम्पिंग इफेक्ट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो प्रैक्टिकली ड्यू टू डैम्पिंग इफेक्ट थोड़ी देर बाद में वो झन्नाट क्या होती है, बंद हो जाती है ना? पर अगर आप थ्योरेटिकली लेके चले, क्या लेके चले? थ्योरेटिकली लेके चले, तो थ्योरेटिकली आपने क्या पाया? थ्योरेटिकली आप एक ही चीज पाएंगे क्या, कि जो भी आपने वेव के अंदर एनर्जी दी है वो एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट, माने ए और बी के अंदर ही कांस्टेंट रहेगी, माने इसी मीडियम में। तो ना तो ध्वनि आएगी, ना हीट लॉस होगा, किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं। ठीक है, यहां पर मतलब हुआ नो लॉस। इसका मतलब वेव गई, यहां से टकराई और उसी पाथ पे लौट के आ गई, मगर पाथ डिफरेंस क्या होगा? बोलो, 180। अभी याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? नहीं याद आ रहा? इस तरह की वेव जो रस्सी बनती है वो क्या है? वो क्या है? वो स्टैंडिंग वेव कहलाती है या स्टेशनरी वेव कहलाती है? बोला है ना सर, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा कि इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे बनते हैं जिनमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, और कुछ पॉइंट ऐसे बनते हैं जिनमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। याद आ रहा है 11वीं क्लास का? ठीक है, तो जिनमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटी नोड। और जिनमें मिनिमम डिस्प्लेसमेंट पॉइंट, उनको क्या बोलते हैं? नोड। सर इसका कोई यूज है यहाँ पर? आईआईटी में सवाल आया था, जेई में सवाल आया था, उसमें अपने नहीं है। और अगर मैं आपसे बोलूं तो ये बताओ कि यहां पर क्या कंप्लीट लूप बन रहे हैं या फिर अधूरे लूप बन रहे हैं? ठीक है, क्या बन रहे हैं? कंप्लीट लूप। अरे हाँ, है ना? तो इसका मतलब मैं थ्योरेटिकली पढ़ रहा हूं इसको या फिर प्रैक्टिकली? क्या पढ़ रहे हैं? प्रैक्टिकली तो ये होना है। ये थ्योरेटिकली पढ़ते हो कागज में, टाइट स्ट्रिंग में, तो इससे क्या सीखा आपने? इससे ये सीखा कि वेव इस मीडियम में जा रही है, टकरा के आ रही है, जा रही है, आ रही है, फिर से जा रही है, आ रही। अबे एनर्जी क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? सर ऐसे थोड़ी नहीं है। अबे हमने मान लिया बे, है ना? अब सोचो, आप बन जाओ डी ब्रोगली, बन जाओ क्या? डी ब्रोगली। अब डी ब्रोगली ने किस बकवास के ऊपर काम किया? मैटर वेव। मैटर वेव नाम की कोई वेव होती ना, किसी एग्जिस्टिंग वेव से मिलती जुलती है। पर आपने अगर रस्सी बनने वाली स्टैंडिंग वेव पे जाएंगे तो दोनों के अंदर थ्योरेटिकल वेव में एनर्जी, वेव जा रही है, वेव आ रही है, वेव जा रही है, वेव आ रही है, एंड थ्रू आउट द मीडियम एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। बोला है ना? ठीक है, अब जरा बकवास यहां देखना, आपने किसको लिया है? एटम को लिया है या खुले में इलेक्ट्रॉन को लिया है? किसको लिया है? एटम में इलेक्ट्रॉन को लिया है, पक्का? चलो दोबारा देखना, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, थ्रू आउट द मीडियम इसकी एनर्जी क्या है? कांस्टेंट। बोला है ना? आज अपन अगर डी ब्रोगली बन जाए तो बोलता है कि इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन मत मान, क्या मान इसके साथ में? एसोसिएटेड वेव। हाँ या ना?
अब दोबारा बोलते हैं, ये अगर मैटर वेव है तो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूम रहा, कौन घूम रहा है? मैटर वेव। तो वेव जा रही है, वेव आ रही है, वेव जा रही है, वेव आ रही है थ्रू आउट द मीडियम। ये बकवास कहीं और भी हुई है, रस्सी में हुई है कि वेव जा रही है, वेव आ रही है, वेव जा रही है, वेव आ रही है, और एनर्जी क्या है? यही चीज यहां पर भी है। अरे हाँ है ना? तो ये वेव जा रही है, वेव आ रही है, वेव जा रही है, वेव आ रही। तो इसको कुछ ना मिला तो भाई ने क्या कहा कि द स्टैंडिंग वेव एसोसिएटेड विद मूविंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज सिमिलर टू स्टैंडिंग वेव फॉर्म्ड इन अ टाइट स्ट्रिंग थ्योरेटिकली। और वो भी क्या है? ये रस्सी है, वो रस्सी नहीं है। सुनना ध्यान से, समझ रहे हो? आया ना? पर आप ठहरे वैज्ञानिक, आप बोलते हैं क्या बकवास चल रही है सर, ये इलेक्ट्रॉन है। हाँ इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन को फेंकूंगा, हाँ फेंक ले, ये इलेक्ट्रॉन जब फेंकेगा तो इसके साथ वेव एसोसिएटेड होगी। हमने कहा हाँ। तो ये वेव गई 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 और पीछे बैठे हुए एक व्यक्ति ने खिड़की खोल दी, तो पीछे जब ये इलेक्ट्रॉन गया गया तो नाले में गिर गया। तो वो बोलता है सर वेव जा रही थी, वेव चली गई। आया ना? तो ये तो प्रोग्रेसिव होनी चाहिए। आया ना? ठीक है, तो अगर आपको ये वेव प्रोग्रेसिव लग रही है तो आप हमें अपना नाम बताइए, हम बाबा डी ब्रोगली की जगह आपके नाम के आगे बाबा लगा देंगे। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं कि हम किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं? डी ब्रोगली की। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने जो अजम्पशंस लिए हम केवल उसी में बात कर सकते हैं। डी ब्रोगली ने कहा कि मैं इलेक्ट्रॉन, वो भी कौन सा? एटम वाले इलेक्ट्रॉन में बात करूं, मैं खुले इलेक्ट्रॉन में बात ना, मैं एटम में बात कर रहा हूं ना न्यूटन में बात कर रहा हूं। तुम जबरदस्ती बीच बीच में खड़े हो, ठीक है, और बोल रहे हो मैं इस खुले पार्टिकल, वो बात ही नहीं कर रहा। ये तो दूसरे वैज्ञानिकों ने जो चर्चा कर ली, उनकी चर्चा को अपन आगे बढ़ रहे थे, पर इसने क्या बात की थी ये समझ आ गई कि व्हाई ही इज सेइंग दैट स्टैंडिंग वेव फॉर्म इन दी रस्सी थ्योरेटिकली इज सिमिलर टू, सेम नहीं बोला, सिमिलर बोला। आप समझ रहे हो? सेम का मतलब होता है कि यही वेव बननी है। जैसे मैं बोलूं कि गिटार में जो बन रही है सितार में भी वही वेव बनेगी, सेम है, पर ये क्या है? सिमिलर है। अरे मैं कंधा टेढ़ा करके, सुन लेना ध्यान से, और फ्रेंच का दाढ़ी लगा के अगर हाय हाय करने लग जाऊं तो मैं अमिताभ बच्चन नहीं हूं, मेरी बहू ऐश्वर्या नहीं है। अबे हाय ना, समझ गए तुम? ये बिहेव कर रहा है, समझ गए? लिख लिया? अरे लिख लिया, लिखो फटाफट। सर इतनी बकवास क्यों? बेटा सवाल आए हुए दो दो तीन तीन, चक्करी है इसलिए रुकना पड़ेगा। शीट में है हाँ, यहां के बाद में एक और बकवास आएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी आपने ध्यान दीजिएगा, अपन कौन? मृत्यु लोक के। तो भाई वो आपको बोल रहा है कि देख प्रैक्टिकली ऐसा होता है, जबकि होता नहीं है, पर वो आपको इमेजिन तो करवा रहा है कि देख रस्सी वाली चीज को। ठीक है, तो वो दूसरी चीज क्या बोलेगा? मैथमेटिक्स। क्या बोलेगा? तो मैथमेटिक्स भी तो बोलेगा वो, उसको राह थोड़ी जाएगा, बिना फॉर्मूले के थ्योरी पूरी नहीं है कि नहीं है? तो यहां तक तो उसने फिजिक्स बता दी, अब वो मैथ्स बताएगा। नोट कर ले पहले, कर लेंगे। तो 20 मिनट की मैथमेटिक्स है जिसमें न्यूमेरिकल भी है इसके, और वो सवाल भी है जिस लेवल पे सवाल आया हुआ है। क्लियर है? ठीक है, और मुश्किल से 40 मिनट का डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट के सवालों को छोड़ के आप शीट निपटा लें। ठीक है? ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है मेरा अभी कंटिन्यू कर रखने का इसमें, क्योंकि मुझे सवाल बताने के लिए फॉर्मूला बताना पड़ेगा, दैट टेक टाइम, तो मैं यही छोड़ रहा हूं। ठीक है बेटा, बस इतना से ध्यान रखना, वेव आ रही है,